आदाब नाजरीन, मैं रियाज मलिक आप सभी का इस्तकबाल करता हूं और लेकर हाजिर हूं हमारी खुसूसी पेशकश यंग आइकन। हमारे इस शो का एक ख़ास हिस्सा है आज की हमारी पर्सनैलिटी। उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। वो एक रिसर्च स्कॉलर भी हैं, एक जर्नलिस्ट भी हैं, राइटर भी हैं, ख़वातीन के लिए वक्तन फ़वक्तन आवाज़ भी उठाती रही हैं और मुख्तलिफ हिंदुस्तान के बड़े टीवी चैनल्स में एज ए डिबेटर के तौर पे भी नज़र आती रही हैं। हमारा मतलब है, हमारा कहना है और हमारा जिक्र है आज का शीबा अज़लम फ़हमी साहिबा के बारे में। शीबा जी, हमारे शो में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। बहुत शुक्रिया। शीबा जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपकी पैदाइश कानपुर में हुई, जी। इब्तदाई तालीम वहीं से आपने हासिल की और इब्तदाई तालीम के बाद जो आगे की तालीम है वो कहाँ से आपने की? देखिए, मैं एक ऐसे शहर में पैदा हुई जहाँ तालीम के सारे मौक़े थे। जी जी। तो वहाँ पर आराम से तालीम हुई और तालीम जब मैं ग्रेजुएशन में थी उसी वक्त मैं सहाफ़त से जुड़ गई जी और कानपुर एक्शन नाम का एक अंग्रेज़ी का डेली न्यूज़पेपर था जी जिससे मैं जुड़ गई और हम लोग अखबार निकालते थे। जी और उसके बाद वो काम चल ही रहा था, फिर हमने उसको एक्सपेंड किया, एक मैगज़ीन ऐड की और इसी दौरान फिर मेरी शादी दिल्ली में हो गई। जी जी। दिल्ली आकर के फिर आगे की पढ़ाई और आगे की सहाफ़त सारा वो सफ़र दोबारा शुरू हुआ दिल्ली में। अच्छा तो अच्छा। कानपुर जो है वो उसने बुनियाद दी मुझे जी जी और सियासी समझ पैदा की, क्योंकि यूपी से होने के नाते, कानपुर जैसे शहर से होने के नाते, कानपुर लखनऊ में सहाफ़त को एक बहुत अलग तरह का एक्सपोजर जी मिलता है, जी। जो बड़ा काम आया दिल्ली में भी सहाफ़त में। तो ये सिलसिला वहाँ से ज़रूर शुरू हुआ, लेकिन बाकी सारा सफ़र दिल्ली का है। अच्छा, जैसे आपने कहा ग्रेजुएशन में ही आप कानपुर एक्शन नाम के एक हम्म। अखबार से जुड़ गई थी, तो क्या फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था, वालिद साहब वगैरह की तरफ से ऐसा कुछ था कि आपको जर्नलिज्म या सहाफ़त की तरफ राग़िब हुई या ख़ुद का ही ज़ौक़ व शौक़ था? नहीं, बैकग्राउंड तो कतई नहीं था। मेरे फ़ादर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ऑफ़िसर थे और हमारी न्यूक्लियर फैमिली थी, बस पेरेंट्स और हम लोग। तो कोई बैकग्राउंड हमारा किसी भी तरह से नहीं था। लेकिन हुआ ये कि जब इससे जुड़े और बेसिकली हुआ ये था कि समर जॉब की तरह शुरू किया था जी 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 और वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी जी जी और वहाँ से शुरू हुआ, लेकिन उसने मुझे एक्सपोजर दिया अखबार की दुनिया का और जी ये जी समझ में आया कि ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। जी एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट महसूस हुआ जी और फिर वहाँ से सहाफ़त से जुड़े। तो मेरा बैकग्राउंड एडवर्टाइजिंग एजेंसी, वहाँ पर एज अ मीडिया प्लानर मैं काम कर रही थी। तो ये देखना होता है कि कौन सा ऐड किस सीज़न में, किस मौसम में, किस प्लेस, अखबार के जी जी अंदर, जी मैगज़ीन के अंदर किस तरह प्लेस होगा। हम लोग इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, जनसत्ता, स्क्रीन, इन सब के अकाउंट्स हैंडल कर रहे थे जी और उसके अलावा भी बहुत सारे अकाउंट्स थे। तो ये यहाँ से शुरू हुआ और फिर वो शायद मेरा रुझान था, कुछ प्री डिस्पोजिशंस होते हैं लाइफ में, जी। वो हो गया और फिर मैं सीधे मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म में आ गई। देखिए, आप बाप के घर पे थी, वहाँ जो चाहे वो कर लेती और फिर दिल्ली शादी होकर आ गई। शादी भी आप जामा मस्जिद जैसे इलाके में आपकी हुई, जामा मस्जिद के ठीक सामने। तो यहाँ आकर ससुराल की तरफ से कभी आपको बंदिश महसूस हुई? नहीं, कतई नहीं हुई। इत्तेफ़ाक ये हुआ कि मेरी शादी ऐसे घराने में हुई जहाँ सहाफ़त कई दहाइयों से चल रही थी पहले ही। अच्छा अच्छा। दीन दुनिया नाम का उर्दू का सोशो पॉलिटिकल रिसाला यहाँ से निकल ही रहा था। जी जी साथ में यहाँ प्रिंटिंग प्रेस भी था। जी तो यहाँ पर वही एक्टिविटी यहाँ हो ही रही थी। तो ये बहुत खुशगवार इत्तेफ़ाक था और इसके साथ साथ हमारे इस ख़ानदान की सभी औरतें एजुकेटेड थीं और वो अपना करियर बनाया उन्होंने। अच्छा अच्छा। मेरी सभी जो सिस्टर इन लॉज थीं वो सब काम करती हुई थी। तो यहाँ ये बिल्कुल कोई ख़ास बात नहीं थी कि कोई जी 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 ख़ातून जो है काम करे, घरेलू जी ख़ातून। तो वो मसला कभी आया ही नहीं। दूसरी बात, सवाल ये भी था कि इतनी समझ थी कि मुझे मेरे पास जो हुकूक हैं उनमें ये भी है कि मैं अपना करियर बनाऊं और अपना काम करूं। जी तो ये वाला मसला नहीं आया कभी कि मैं किसी से इजाज़त लूं। जी। अच्छा ये है। सब कुछ अंडरस्टूड था कि ये तो होना ही है। इंसान जो भी उसके पास सलाहियतें हैं और जो उसने हासिल किया है अपनी एजुकेशन से और जो स्किल्स हैं जी उसका जी इस्तेमाल तो वो करेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये मसला नहीं था। तो मैगजीन आपकी यहाँ पर थी, ससुराल में पहले से ही चल जी रही थी, जी दीन दुनिया चल रही थी, जी। उसमें आपका किरदार क्या रहा? उसमें कुछ भी नहीं। अच्छा दीन दुनिया जो है वो मेरे फादर इन लॉ ने शुरू की थी और उसको ब्रदर इन लॉ जो जी जी बड़े भाई वो देख रहे थे। जी लेकिन मैंने जब यहाँ पर सहाफ़त शुरू की तो मैंने अपना अलग हिंदी की पॉलिटिकल मैगज़ीन निकाली।
वो प्योर पॉलिटिकल मैगज़ीन थी। जी। उसका नाम था हेडलाइन प्लस। जी। तो वो काम बिल्कुल अलग था और दीन दुनिया उर्दू की मैगज़ीन थी। अच्छा। तो वो हमारा उसके साथ बस ये था कि घर में एक माहौल था जी, कि कवर इशू या डिज़ाइन क्या होगी या जी, जी, जी। इस बार की कवर स्टोरी क्या, उस तरह का थोड़ा तबादला ख्याल घर में होता था। जी, जी, जी। उर्दू में क्या जा रहा है और उनसे कभी बात होती थी, तो ये एक माहौल था। दिल्ली आकर फिर आपने अपनी तालीम को किस तरह से आगे बढ़ाया? यहाँ आके आपके ज़हन में आया कि मुझे तालीम बढ़ानी चाहिए, किसी हस्बैंड की तरफ से आपको सपोर्ट मिला? दिल्ली आकर के एक तो ये पता चला कि हिंदुस्तान में इतनी अच्छी लाइब्रेरीज़ हैं। जी। तीन मूर्ति वगैरह जब गए और ये सप्रो हाउस में और दूसरी लाइब्रेरीज़ जब देखी तो ये अंदाज़ा हुआ कि इतनी सोफिस्टिकेटेड, इतनी मॉडर्न लाइब्रेरीज़ हैं, तो जी। यहाँ जाना आना चाहिए। कुछ लोगों से सहाफ़त की वजह से भी दोस्ती हुई थी, तो जी, जी। ये अंदाज़ा हुआ कि पढ़ाई के मौके भी बहुत हैं यहाँ जी। पर। और जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी है। जी। कानपुर में रहते हुए मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का ज़िक्र सुना था, जामिया का ज़िक्र सुना था, अच्छा, अच्छा। लेकिन दिल्ली की जेएनयू का ऐसा कोई ख़ास ज़िक्र नहीं सुना था। तो जी, जब जी। जेएनयू के बारे में पता चला दोस्तों से, तो फिर ये हुआ कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। फिर मैंने अपनी एंट्रेंस की तैयारी शुरू की जी, और जी। एंट्रेंस अटेम्प्ट किया, उसमें मेरा हो गया, मैं मेरिट में आई और उसके बाद दोबारा से फिर पढ़ाई का सिलसिला शुरू हुआ। तो पॉलिटिकल साइंस की ही मैं स्टूडेंट हूँ, जी। तो एमए, एमफिल, पीएचडी सब मेरा एक ही सब्जेक्ट में है। तालीम के बाद जो है या तालीम के दौरान ही जब आपने दिल्ली में तालीम अपनी हासिल करनी शुरू की, गैर मुमालिक सफ़र भी आपने शुरू आपके हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है 20 से ज़्यादा ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ आप विज़िट कर चुकी हैं। तो वो जो सफ़र थे, क्या आपके ज़ाती थे या किसी मकसद से थे? नहीं, ज़ाती सफ़र तो बहुत बाद में शुरू हुए। मेरे सभी सफ़र जो थे वो एकेडमिक थे। जी। पेपर प्रेज़ेंट करने जाते थे या मुस्लिम वुमेन इश्यूज़ को रिप्रेजेंट करने जाते थे। जी, जी। जो बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी ईरान में, टर्की में, मलेशिया में जी, जी। और दीगर ममालिक में, तो वहाँ जा रहे थे। जी, जी। तो वो ज़्यादातर सफ़र जो शुरुआत हुई वो एकेडमिक सफ़र से हुई जी। और उसके बाद ज़ाती सफ़र भी हुए, वो तो अपनी फ़ैमिली के साथ हम गए, जी, निकले। जी। लेकिन ज़्यादातर एकेडमिक रहा मामला। अच्छा, एकेडमिक में क्योंकि बीइंग ए खातून, एक खातून होने की हैसियत से कोई ऐसे सफ़र रहे आपके जो ख़वातीन के हवाले से हो, ख़वातीन की फलाह बहबूद की, उनके फ़ायदे के लिए हों? ईरान में मैंने कई कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हैं जी। और वो मुस्लिम ख़वातीन के एम्पावरमेंट के हवाले से ही थी। जी। उसमें एक है जो मुस्लिम फैमिली के अंदर राइट्स और जस्टिस के सवाल पर थी। जी। उसके अलावा एक पॉलिटिकल रोल मुसलमान ख़वातीन का जो है उसके ऊपर थी, क्योंकि आप जानते हैं ईरान बहुत पॉलिटिकल सोसाइटी है बिल्कुल, बिल्कुल। और वहाँ पर क्योंकि उन्होंने कई जंगें देखी हैं और उससे गुज़रे हैं, तो वहाँ शुहदा बहुत हैं। जी। और उनकी बहन, बेटी, माएँ, वो सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे जी, जी। होते हैं। और उसके अलावा बोस्निया हर्ज़ेगोविना के जो शुहदा हैं उनके जी, जी। ख़ानदान की ख़वातीन और जो फ़िलिस्तीन के शुहदा हैं उनकी ख़वातीन। जी, जी। तो ये सारी दुनिया के जो लड़ाइयाँ हैं जिसमें ये मुस्लिम ममालिक जी, जी, मुब्तला जी। हुए, जी। उनके घरानों की ख़वातीन वहाँ इकट्ठी हुई। उसमें मुझे बड़ा दिलचस्प रहा। टर्की में, इस्तांबुल में मैं ऐसे लोगों से मिली, ऐसी लेडीज़ से मिली जो जजेज़ हैं। अच्छा। हाँ, और फ़िलिस्तीन में वो जज थी अरे वाह! और फ़िलिस्तीन में वो जज थी, यही मुझे ताज्जुब था कि वो तो इतना अटैक झेल रहा है वो मुल्क। जी। लेकिन वहाँ पर भी वुमेन इश्यूज़ थे, मतलब फैमिली के जी, जी, अंदर जी। जो पैट्रियार्की है जी। वो उससे भी लड़ रही थी। यही नहीं कि सिर्फ वो इज़राइल के ऑप्रेसिव उससे लड़ रही थी जी, सिस्टम जी, से, जी। वो अपने घर में भी एक पैट्रियार्कल जो जी, जी, रुझान है उससे लड़ रही थी। तो इतना मल्टी लेयर्ड एग्जिस्टेंस है और जो वो काम कर रही हैं, उसी के साथ साथ अफ्रीकन कंट्रीज़ में जी, जी। जो ख़वातीन हैं और जो वो लोग समाजी तौर पे सरगर्म हैं, जी। वहाँ पर भी मैंने ज़्यादातर मुलाकात ऐसी लेडीज़ से हुई जो या तो जजेस थी या लॉयर्स थी जी। या इसी तरह के काम में लगी हुई थी, जिसमें वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कर रही थी, पीस बिल्डिंग कर रही थी और आर्बिट्रेशन का काम कर रही थी, यानी सुलह पैदा हो, जी। सुलह का काम ख़ानदानों में, कम्युनिटीज़ में, समुदायों में वो कर रही थी। इसी तरह से मैं साउथ ईस्ट एशिया की जो इंडोनेशिया और मलेशिया और थाईलैंड वगैरह के भी जो मुस्लिम लेडीज़ हैं जी। उनसे भी मुलाकात हुई, तो वहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बहुत बड़ा इशू है। जी, जी, जी। तो एक ये समझ में आया कि
भाई सारी दुनिया में औरतें बहुत ही पॉजिटिव रोल अदा कर रही हैं जी 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 कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में और अमन और शांति को लाने जी में। जी जी तो और उसमें नेपाल और पाकिस्तान की और बांग्लादेश की लेडीज़ भी थी। जी जी तो ये देख करके एक ताकत भी मिलती है और ये उम्मीद भी जगती है कि ऐसा नहीं है कि हम सारी दुनिया में लेडीज़ आगे जा रही हैं, मुस्लिम ख़वातीन भी आगे जा रही हैं। एक इमेज ये बनाई जाती है जी। कि दुनिया आगे बढ़ रही लेकिन मुसलमान पिछड़ रहे हैं। अच्छा, मैं आपको बीच में रोक के कह रहा हूँ कि आप इतने सारी ख़वातीन से, इतने अलग अलग मुल्कों की ख़वातीन से मिली वहाँ पर, और सफ़र के दौरान कोई जज थी, कोई वकील थी, कोई सोशल एक्टिविस्ट थी, कोई एजुकेशनिस्ट थी, रिसर्चर थी। वहाँ से आपको आइडिया लगा कि सारी दुनिया के अंदर ख़वातीन बहुत बड़े बड़े काम कर रही हैं, नुमाया किरदार अदा कर रही हैं समाज के लिए। वहाँ से वापस आने के बाद, हिंदुस्तान वापस आने के बाद, अपने शहर वापस आने के बाद, आपके जहन में कभी कुछ ऐसा आया कि अब मैं भी यहाँ पे कुछ ऐसा करूँ? देखिए, मैं जब मैं एकेडमिक्स कर रही थी तब भी मैं साथ में सहाफ़त कर रही थी। जी 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 और मैं टेलीविज़न पर मुस्लिम वुमेन के इश्यूज़, वुमेन के इन जनरल इश्यूज़ और माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ और माइनॉरिटीज़ के अलावा जितने भी दबे कुचले हाशियाग्रस्त समाज हैं, तो उन सब के इश्यूज़ तो मैं उठा ही रही थी। तो मैं उन सब कामों से बाहर नहीं थी, वो तो मैं खुद भी कर रही थी। और ज़ाहिर है, जब मैं वहाँ जा कर के बात कर रही थी तो मैं अपने तजुर्बे बता रही थी कि यहाँ कैसे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होता है और हमारे हुकूक क्या क्या हैं। तो मैं उनमें से एक जैसा महसूस कर रही थी, मगर मुझे ये ज़रूर महसूस हुआ कि बाकी मुल्कों की मुस्लिम ख़वातीन बहुत आगे हैं हमारे मुल्क की मुस्लिम ख़वातीन से। भारत एक लिबरल डेमोक्रेसी होने के बावजूद अपनी अक़लियतों के अंदर वो आत्मविश्वास, वो कॉन्फिडेंस नहीं पैदा कर पाया कि जो उनके अंदर के माइनॉरिटीज़ हैं, जो उनके अंदर के कमज़ोर हैं, हम कहते हैं माइनॉरिटीज़ विद इन माइनॉरिटी। तो जो अपने अंदर के कमज़ोर लोग हैं, उनको ये हिम्मत हो कि वो अपने राइट्स को और अपने इश्यूज़ को आर्टिकुलेट करें, वो सामने आएँ। पिछले जब से ये मीडिया का उभार हुआ है, पिछले 20 साल में बहुत फ़र्क पड़ा है। हालांकि मुस्लिम ख़वातीन अपने लिए भी लड़ाई लड़ रही हैं और अपनों के लिए भी लड़ाई लड़ रही हैं। उन्होंने अपने लिए अगर सुप्रीम कोर्ट से 3 तलाक़ की लड़ाई जीती, तो साथ ही साथ उन्होंने CAA NRC का आंदोलन करके सरकार से भी अपने राइट्स को आर्टिकुलेट किया और कहा कि हम अपने संविधान को पढ़ के आए हैं और आप हमें इस तरह से दबा नहीं सकते। तो ये बहुत बड़ा एक इवेंट है पिछले सालों का कि मुसलमान औरतों ने कई मुहाज पर अपने बात आगे रखी और जीती भी है। आपने जैसे अभी शाहीन बाग का जिक्र किया, NRC की जिक्र किया, 3 तलाक का जिक्र किया, आपका लोगों से इंटरेक्शन होता होगा, खासकर ख़वातीन से इंटरेक्शन होता होगा। तो क्या लगता है कि हमारा जो हिंदुस्तानी समाज है और उस हिंदुस्तानी समाज में जो ख़वातीन का किरदार है, उनका जो रोल है, उनकी जो दुनिया है, वहाँ अब आप कितना मजबूत देखती हैं ख़वातीन को? एक बात मुझे हमेशा महसूस होती है कि चाहे कितने हालात ख़राब हों, और हम देख रहे हैं कि कैपिटलिज्म का एक ख़ास तरह का हमारे ऊपर शिकंजा है। बहुत इकोनॉमिक इंडेक्सेस में हम काफ़ी चिंताजनक स्थिति में हैं। इसके बावजूद आज का जो दौर है वो हर कमज़ोर के लिए, चाहे वो मुसलमान औरतें हों, चाहे वो औरतें इन जनरल हों, सबसे बेहतर दौर है। क्योंकि आज हम जहाँ खड़े हैं, इसके बारे में हमारी नानी दादी सोच भी नहीं सकती थी। उनके ख्यालो गुमान में भी नहीं होगा कि उनकी पोती नवासी बैठ कर के टीवी पर बात कर रही होगी और अपने हुकूक के बारे में बात कर रही होगी, और सिर्फ अपने ही लिए नहीं, अपने माशरे के लिए हक़ और इंसाफ की बात कर रही होगी। तो दुनिया में ये तो नदी का पानी है जो आगे बढ़ेगा, पीछे कभी नहीं जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि सऊदी अरब जैसा मुल्क जो अभी तक बोल नहीं रहा था, लेकिन अब कह करके भी वो हुकूक जो है दे रहा है, और बहुत वहाँ पर भी औरतों के हवाले से बहुत तब्दीलियाँ आ रही हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि दुनिया कभी भी पीछे नहीं जाएगी, दुनिया हमेशा आगे जाएगी। जो लोग रोक रहे हैं, रेसिस्ट कर रहे हैं, वो लोग खुद अपने खिलाफ जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, डॉक्टर इंजीनियर बनना, मुसलमान औरतें कब से डॉक्टर इंजीनियर और लॉयर और जजेस बन रही हैं। वो चीफ मिनिस्टर भी असम की मुसलमान खातून रह चुकी हैं, वो कोई बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि एक मूवमेंट की तरह इस वक्त जितना मुसलमान लड़कियां पढ़ रही हैं भारत के अंदर भी, इतना ऐसा पहले नहीं था। पहले एक कुछ खास घरानों के लोग जाते थे, अब सब जा रहे हैं। तो इसमें हमारे संविधान का बहुत बड़ा रोल है, और जाहिर है सारी दुनिया बदल रही है, हम भी बदल रहे हैं। आपका घर दिल्ली की जामा मस्जिद के बिल्कुल ठीक सामने है जी। मतलब आप अपनी छत पे जाएंगे तो जामा मस्जिद का दरवाज़ा आपको दिखेगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जामा मस्जिद जैसे इलाके में, जहाँ ये कहा जाता था कि यहाँ के लोगों को ज़्यादा पढ़ाई लिखाई से कोई सरोकार नहीं है,
तो अब आप यहाँ क्या बदलाव देखती हैं? मेरा एक सवाल। दूसरी बात मेरी ये, क्योंकि अब बीइंग ए लिटरेट पर्सन और काफ़ी कुछ समाज में करती भी हैं, देखा भी है दुनिया को आपने, यहाँ के लोगों के हालात के लिए आपने कभी कुछ सोचा कि इनके लिए कुछ किया जाए? सबसे पहले इस पर बात करें कि यहाँ पर मैंने क्या तब्दीली देखी है। जी। रियाज साहब, अगर आप सुबह यहाँ पर 7 से 8 के बीच या 9 के बीच का वक्त गुजारें तो आपको पता चलेगा कितने वालिदैन अपने बच्चों को लेके स्कूल जा रहे हैं, जी। और उसमें हर उम्र के बच्चे हैं। उसमें वो बच्चे भी हैं जो अभी 10 साल के हैं, और वो बच्चे भी हैं जो 16-17 साल की लड़कियाँ जी। लड़के हैं। तो जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, यूनिफॉर्म में निकल रहे हैं रोज़, उनको देख करके तो लग रहा है कि कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरा ये कि जैसे जैसे डिजिटल मीडिया ने हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जोड़ करके ये बताया है कि दुनिया में आप कुछ भी करें, जी जी स्किल कितनी भी हो, साथ में पढ़ाई होगी तो आप कामयाब हो जाएंगे। जी। तो उसका असर इस इलाके में भी दिख रहा है। लेकिन क्योंकि हमारे बीच में, हमारे यहाँ के इन इलाकों में गैप बहुत है, जी तो वो गैप भरने लगा है, जी। वो भर रहा है, और लोगों को समझ में आ रहा है। कई जगह गुर्बत की वजह से बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और कई बार ये भी होता है कि जो स्कूल की अवेलेबिलिटी होती है जी वो थोड़ा सा, क्योंकि स्कूल तक पहुंचने में भी खर्च होता है, जी जी। वो उसको भी बियर नहीं कर पाते हैं, तो वो इलाके के जो छोटे स्कूल हैं उनमें जाते हैं। तो बच्चे जा रहे हैं स्कूल, मुसलमानों में बेदारी है इस इलाके के। और हम तो जिस जगह रहते हैं यहाँ सीताराम बाज़ार है जी, और जी। सारा इलाका है, तो ये मिक्स इलाका है, जी जी हिंदू मुस्लिम सभी लोग यहाँ रहते हैं, और सबके बच्चे सेम स्कूल्स में जा रहे हैं। जी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी में जीने का जो तरीका होता है, साथ में घुल मिल के, जी। उसी के ऊपर यहाँ पर ज़िंदगी गुजारी जा रही है। आपने कहा कि मेरा इंटरवेंशन, तो एक तो ये कि जहाँ जिस जगह पर आप बैठे, हमने एक पूरा फ्लोर, जी। एक हॉल बना करके सिर्फ इन्हीं बेदारी के कामों के लिए डेडिकेट किया है। जी और हम लोग अलग अलग इश्यूज़ के ऊपर, जो भी करंट इश्यूज़ होते हैं, जो भी हमारे अवाम फेस करते हैं, हम लोग फेस करते हैं, उसके ऊपर हम लोग सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, डिस्कशन, और मीट द ऑथर, बुक डिस्कशन, और ख़ासकर उस तरह के मुशायरे, जैसे जश्न आज़ादी का मुशायरा जी, है, जी। रिपब्लिक डे का मुशायरा है, और ख़वातीन के प्रोग्राम्स हैं, वो हम लोग लगातार करते रहते हैं। अरे वाह। सोशल मीडिया पे भी हम डालते हैं और बहुत अच्छा टर्न आउट होता है। जी फीमेल लिटरेसी, फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हाइजीन, और स्किल डेवलपमेंट एंड ये लाइवलीहुड के प्रोग्राम्स हमने लगातार किए हैं। अक्सर होते हैं हमारे यहाँ ये प्रोग्राम्स। तो हम लोगों ने वो पूरा स्पेस डेडिकेट किया हुआ है, उसमें हम किसी से भी कोई कॉमर्शियल चार्जेस नहीं लेते हैं, जी जी इसीलिए कि लोग हिचके नहीं, क्योंकि पुरानी दिल्ली बहुत घना इलाका है, यहाँ जी। पर इस तरह के जगहें कम होती हैं जी। जहाँ पर इत्मीनान से लोग बैठ करके कम्युनिटी के बारे में बात कर सकें। सही बात, सही जी, तो हम लोग ये प्रोग्राम अक्सर करते रहते हैं, हम्म। बहुत पाबंदी से। मतलब साल में हमारे कम से कम 12-15 प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिसमें ख़ास व आम सब लोग आएँ और बैठे हों, और तबादला ख्याल भी हो, और एक्सपर्ट्स को सुने आकर के। आपका फोकस एरिया क्या है? आपके काम करने का फोकस एरिया क्या है? जी। आप किस तरह से उस पर काम करती हैं? सबसे ज़रूरी बात अब मुझे ये लग रही है कि सोसाइटी एक बहुत बड़े ट्रांजिशन से गुज़र रही है। ये दौर हमारे 10 साल पहले भी हमने इसको, हमारे तसव्वुर में नहीं था कि इस तरह का दौर आएगा। जी जी कई तरह के क्राइसिस से गुज़रे, उसमें पैंडेमिक भी है, उसमें देश के अंदर जो कुछ हुआ, उसमें जो फाइनेंशियल स्ट्रेस में सारा देश आया है, ख़ासकर जो मिडिल क्लास लोग थे वो लोअर मिडिल क्लास में आ गए, जो लोअर मिडिल क्लास थे वो और नीचे चले गए। ऐसे में ह्यूमन रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं, और उस वजह से जो ख़ानदानों के अंदर झगड़े हैं, फसाद हैं, लोगों के पास छोटे घर हैं और वो मूव आउट करना चाहिए उन्हें, लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस है, नहीं कर पा रहे। जी। ऐसे में बहुत ज़्यादा तफर्क है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि आर्बिट्रेशन करें। जी। इसमें भाई भाई के मसले भी हैं, मियाँ बीवी के मसले भी हैं, बाप बेटे के मसले भी हैं, जी और पड़ोसियों के मसले भी हैं। तो उसमें हमें पता है कि अगर गुस्सा गर्मी होगी तो अभी FIR हो जाएगी, कलंदरे बन जाएंगे और लोग चले जाएंगे, और उसके बाद एक लंबी लीगल बैटल है, और जो राहत वो चाहते थे वो राहत नहीं मिलेगी। तो उसमें बहुत अच्छा ये होता है कि मोहल्ले के जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो बैठें, दोनों तरफ की बात सुनें, इंसाफ की बात करें। और अब तो ये है कि जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं वो भी हमारे पास आती हैं कि आप लोग इस मामले में आर्बिट्रेशन करिए और इस मामले को सुलझा लीजिए। कितने मसले हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का मसला है, पानी के बिजली के बिल का मसला है, लोगों को मालूम नहीं कहाँ अपील करें जा करके, कहाँ फॉर्म भरें जा करके। तो वो ये इस तरह की चीज़ें होती हैं जिसमें उन लोगों की थोड़ा हैंड होल्डिंग की ज़रूरत होती है। अगर हमने हाथ पकड़ के उनको बता दिया कि आप इस तरफ
इस रास्ते पे जाइए, जी, यहाँ जी। से आपको रिलीफ मिलेगा, तो वो हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है जब आप ऐसी घनी बस्ती में रहते हैं जहाँ हर तरह के और हर तबके के लोग हैं, वो जी। कमज़ोर भी हैं, मजबूत भी हैं, जी। और कमज़ोर और मजबूत भी टकराते हैं और कमज़ोर भी टकराते हैं। अच्छा। तो ये अच्छा है कि हम लोगों के पास नॉन लीगल सोशल सिस्टम भी है जी। जो इफ़ेक्टिव है जी। और वो राहत देता है। जी। और बहुत अच्छा लगता है जब बग़ैर किसी एफआईआर के या बग़ैर किसी फॉर्मल एप्लीकेशन लगाए हुए दोनों फरीक राज़ी हो जी। जाते हैं जी। और ज़िंदगी पुरसुकून चलती है। जी। जी, तो ये एक है। दूसरा ये है कि इस वक्त ख़ासकर कोविड के बाद से बहुत सारे बच्चे जो टेक्निकल एजुकेशन में थे उनकी फ़ीस का मामला आया जी, था। जी। तो उसमें हम लोगों ने क्राउड फंडिंग करके कोशिश की कि हम लोग उन बच्चों की पढ़ाई ना डिस्टर्ब हो। किसी का 4th सेमेस्टर है, किसी का 3rd सेमेस्टर है, एक सेमेस्टर के बाद वो इस लायक हो जाएंगे कि वो जी, अपना जी, भी जी। ख्याल रखें और अपने सही आसपास बात। का भी। तो हम लोगों ने उसमें बहुत आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अब हम लोगों ने एक ये बना लिया है, एक थंब रूल है कि अक्सर लोग आते थे कि बच्ची की शादी है उसमें आप ताउन करें। जी। हमने बच्चियों की पढ़ाई में सोचा है कि हम ताउन करेंगे, बजाय इसके कि 100 लोगों का खाना हम खाने जी, में जी। ताउन करें। इसके बजाय लड़की की पढ़ाई, लड़की के लाइवलीहुड, लड़की के स्किल डेवलपमेंट और लड़के के भी, बहुत अच्छा। सिर्फ लड़की का नहीं। जी। तो दोनों का स्किल डेवलपमेंट ज़रूरी है जिसमें रोज़गार से जुड़ ये सके। बहुत अच्छा है, वो बहुत कर अच्छा रहे है। हैं हम लोग। अच्छा, अब मेरा चलते चलते आपसे एक आखिरी सवाल ये है कि ये जो घर है आपका, जी। यहाँ पर रविश कुमार भी आ चुके हैं, हाँ। मल्टीपल बार, हाँ। बहुत बार आ चुके जी, हैं जी। एनडीटीवी से। ऐसे ही जो टीवी की हाँ। दुनिया के बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं, हाँ, हाँ। उनसे आपके मरासिम है, वो आते हैं, आपसे मिलके भी जाते हैं। जी, एक लंबे ज़माने तक आप टीवी पे एज ए डिबेटर के तौर पर रहीं, जी। सियासत की बहुत सारी बातें वहाँ पे आपने हाँ। की हैं। क्या वजह रही है कि आपने अब दूरी बना ली है टीवी से? जी, ये मैंने अभी पिछले साल नवंबर में महसूस हुआ जी। कि अब ये जो बातचीत हो रही है, जी। जिनका पेशा है, जिनको इसी से रोज़ी रोटी कमानी है, जी। वो अलग चीज़ है। जी। लेकिन हम जैसे लोग जो सिर्फ़ इसलिए जो एक सोशल कॉज़ और सोशल कॉन्शियसनेस की वजह से जुड़े हुए जी, थे, जी। मुझे ये लगा कि अब इससे कुछ निकलेगा नहीं। जी, जी। इन डिबेट से अब कुछ नहीं निकलेगा। टेलीविज़न की डिबेट्स अब एक तरह का एक फ़ॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट बन गई है। जी। लोगों को आदत हो गई है शोर की, गुस्से की, एक दूसरे के ऊपर उँगली उठाना, जी। तशद्दुद करना, यहाँ तक हाथ पैर भी चलाना। तो इसको देख कर के मुझे लगा कि अब इसमें किसी भी तरह की समझदारी वाली जी, बातचीत जी। का कोई इम्कान नहीं बचा है। अच्छा। और ये टीवी बिगाड़ ज़्यादा रहा, बना कम रहा है। यानी मैं बाहर निकलूँ तो मुझे कोई ऐसा हिंदू और कोई ऐसा मुसलमान नहीं दिख रहा है जो एक दूसरे के गिरेबान की तरफ बढ़ रहा हो। जी। लेकिन टीवी चैनल्स पर दिख रहे थे ऐसे जी। लोग जो मुसलमान और हिंदू बन के बैठे थे और ये बता रहे थे कि इस देश में हिंदू मुसलमान साथ में नहीं रह सकता। जी। तो उस वजह से, और दूसरा ये हुआ कि ये जब राम मंदिर के शिलान्यास वो उद्घाटन का मामला हो रहा जी, था, जी। तो मैंने देखा बहुत सारे सेकुलर जर्नलिस्ट और सेकुलर चैनल भी उस रौ में बह रहे थे। और वो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं, जी, जी, जी। जो ये कहते हैं कि धर्म जो है वो निजी मामला है और सबके लिए ये देश सबका है, उसको छोड़ करके वो सारे के सारे वो नारे लगा रहे थे जो सांप्रदायिक नारे जी, हैं जी। या धार्मिक नारे हैं। तो मुझे ये लगा कि सांप्रदायिक लोग, धार्मिक लोग वो करें, वो समझ में आता है, लेकिन अगर हमारा एंकर भी वही कर रहा है जी, तो जी। फिर ये डिबेट अब इसका कुछ निकलने वाला नहीं है। तो फिर मैंने अपना फॉर्मेट बदला और मैंने अपना अलग चैनल शुरू किया, जी, जी। किंतु परंतु के नाम से, जहाँ पर हम लोग एक लंबी बातचीत, गहरी बातचीत करने की कोशिश करते हैं अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स के जी, साथ जी। में। और किंतु परंतु विद शीबा असलम फहमी पे आप देखेंगे कि हम इसी तरह के इश्यूज उठाते हैं, बहुत सहूलत से बात होती है और समाज को बेहतर बनाने की कोशिश वाली बात होती है। चलिए शिवा जी, आप हमारे शो में जुड़ी, हमारे नाज़रीन को इतनी अच्छी आपने बातें बताई, और जो हमारी कुछ ख़वातीन ऐसी भी होंगी, ये प्रोग्राम दुनिया भर में देखा जाएगा, जो आपसे कुछ रोशनी लेकर, आपसे कुछ हिम्मत लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ख़वातीन के लिए काफ़ी कुछ काम कर रही हैं। और जैसे आपने बताया कि फ्लोर एक दिया हुआ है बाकायदा, कि जो लोग आएँ अपना आके फ्री में एजुकेशन से मुताल्लिक या अपने आगे बढ़ने से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम करना चाहें तो कर सकते हैं। जी, जी। ये बहुत बड़ा कदम है कम्युनिटी के दरमियान कोई ऐसी जगह होना। आप जी। हमारे इस शो में जुड़ी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपके नाज़रीन का भी शुक्रिया जिन्होंने हमें वक्त दिया। हम सब लोग अपने समाज में किसी ना किसी तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और वो कोशिश, उसमें ना ज़्यादा पैसा चाहिए, सिर्फ नियत चाहिए है। और आप एक्शन मोड में आइए। एक्शन मोड में आएंगे तो हम सब कंट्रीब्यूट करेंगे। हम एक ही राह के मुसाफिर हैं, आगे पीछे चल रहे हैं,
और देश को बदलेंगे, समाज को बेहतर बनाएंगे। शुक्रिया। बिल्कुल। तो नाजरीन, ये थी शिबा असलम फ़हमी। मुझे उम्मीद है हमारा ये प्रोग्राम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। फ़िलहाल अपने दोस्त रियाज़ मलिक को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते आपके सामने फिर से एक ऐसी ही शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।